मैं डॉक्टर अभय कुमार शर्मा सहारा निवेशकों का सशक्त नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं वैशाली संसदीय क्षेत्र की जनता का और मैं नमन करता हूं मुजफ्फरपुर जिला के निवासियों का। दोस्तों, आज देश विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। सत्ता पर आसीन लोग तानाशाही रुख अख्तियार कर रहे हैं और सहारा निवेशकों के साथ साथ दूसरे जन भी प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण प्रताड़ित हो रहे हैं। कमी हमारी भी है। उपयुक्त समय पर हम अपने मतों का उपयोग नहीं करते हैं और गैर जिम्मेवार लोग को, जो पूंजीपति हैं, ताकतवर हैं, रसूख वाले हैं, उनके पक्ष में मतदान करके और 5 साल के लिए अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। मैं पूछता हूं कि धारा 370 के हटने से भारत की जनता को क्या मिला? मैं विरोध नहीं करता हूं धारा 370 हटाने का, लेकिन क्षण भर के लिए आप सोचें, हम भी सोचते हैं कि धारा 370 के हटने से हमको क्या मिला और आपको क्या मिला। दूसरी बात आती है श्री राम मंदिर के निर्माण का अयोध्या में। ठीक है, अपने पूर्वजों की आराधना करना, पूर्वजों के अस्तित्व की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, इसलिए कि उनके आदर्शों पर, उनकी प्रतिमूर्ति सामने स्थापित कर और उनके आदर्शों पर चलने के लिए हम उत्प्रेरित होते हैं। लेकिन फिर मैं एक बार कहता हूं, क्षण भर के लिए आप भी सोचिए और मैं भी सोचता हूं, राम मंदिर की स्थापना का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन हमको क्या मिला, आपको क्या मिला? फिर मैं आता हूं 3 तलाक पर। 3 तलाक के लिए कानून बनाया गया, पाबंदी लगाई गई, लेकिन फिर सोचिए हमको क्या मिला, आपको क्या मिला? इधर यूसीसी एक्ट की बात चल रही है। नहीं कर रहा हूं मैं विरोध यूसीसी एक्ट का, लागू होना चाहिए, लेकिन उसमें भी हमको और आपको क्या मिल रहा है? दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमको वास्तविक मुद्दों से दिग्भ्रमित किया जा रहा है। फिर आइए, सहारा निवेशकों के लिए सीआरसीएस पोर्टल आया। क्या मिला उस पोर्टल से हमको और आपको? कुछ नहीं मिला। 80
करोड़ जनता को आज प्रतिदिन 150-150 ग्राम अनाज का भीख देकर और उनके वोट प्राप्त करके पूंजीपति लोग सत्ता की मोह में फंसे हुए लोग, जिन पर सत्ता का भूत सवार रहता है, वे आज राज कर रहे हैं। गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है। गरीब के पैसों को छीनकर गरीबों को ही दिया जा रहा है। गरीबों का रोजगार छीनकर, एक गरीब से छीनकर दूसरे गरीब को दिया जा रहा है। दोस्तों, मैं यह नहीं सोच पा रहा हूं कि सरकार को राम कहूं कि रावण कहूं, कृष्ण कहूं कि कंस कहूं। एक हमारी कुछ भी सोच हो सकती है, लेकिन आप भी सोचें, आज देश को आवश्यकता किस बात की है? आज देश को आवश्यकता आर्थिक कानून की है, न कि सिर्फ राष्ट्रवाद की भावनाओं में बहाकर वोट लेकर चुनाव जीतकर और पूंजीपतियों की गोदों में बैठकर अठखेलिया करना है। मैं बार बार कहता हूं कि तपस्वी को, ब्रह्मचारी को, समाजसेवी को, इनको सत्ता की भूख नहीं होती है। लेकिन जो आज ब्रह्मचारी, योगी, समाजसेवी का ढोंग रच रहे हैं, उनमें कूट कूट कर सत्ता का भूख भरा हुआ है। उनमें सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है और उस नशा का पान करने के लिए एन केन प्रकार से पूंजीपतियों की गोद में बैठकर और अपने मन मस्तिष्क को संतुष्ट कर रहे हैं। आज हमारे पास एक बार फिर समय आया निर्णय लेने का। मैं खास करके वैशाली संसदीय क्षेत्र, मुजफ्फरपुर जिला और सहारा निवेशकों से यह अनुरोध करता हूं, दोस्तों, क्षण भर सोच लीजिए। दुनिया का हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, मैं भी स्वार्थी हूं। स्वार्थ में भिन्नताएं होती है। कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों की हत्याएं भी कर देता है और करवा देता है, दूसरों के अधिकारों को छीन लेता है। लेकिन हमें आज वैसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो अपने स्वार्थ की पूर्ति करते करते उसके साथ साथ समाज के भी स्वार्थ की पूर्ति करे। चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है। सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। पहले रिश्वत नहीं दिया जाता था, पहले उपहार दिया जाता था। उपहार के बाद रिश्वत का दौर आया और रिश्वत के बाद अब वह उपहार, रिश्वत अधिकार में बदल गया हुआ है। जब तक सरकारी दफ्तरों में आप पैसे नहीं देंगे, तब तक आपका फाइल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम
भ्रष्ट है। हालांकि पीठ थपथपाने वाले राजनेता आज भी पीठ थपथपा रहे हैं। और जनता की क्या सोच है मैं नहीं समझता कि कैसे उनका साथ दे रहे हैं। दोस्तों, सत्ताधारी दल सशक्त है, मैं भी इस बात को जानता हूं, मैं भी आश्वस्त हूं। लेकिन आज विपक्ष को मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर विपक्ष को मजबूत नहीं करेंगे तो एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिल पाएगा जो कि सदन में आपकी समस्याओं को उठा सके। पहले सत्ता परिवारवादियों से चलती थी। परिवार में 4-5 सदस्य होते थे जिनका सत्ता पर अधिकार था, सत्ता पर वर्चस्व था। भले ही पार्टियां होती थी, लेकिन पार्टियों में उसी परिवार का साम्राज्य था। लेकिन आज स्थिति उससे भी बदतर हो गई है। आज के सत्ता पर व्यक्ति विशेष का अधिकार हो गया है। आज की जो सत्ता है सो 2-4 व्यक्तियों द्वारा संचालित की जा रही है। क्या अंतर है? कहीं परिवारवाद था तो कहीं व्यक्तिवाद है। तरीका वही है, सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछालना। मैं पूछता हूं कि क्या भारत में वही भ्रष्टाचारी हैं जो दूसरे दल के लोग हैं? क्या भारत में वही भ्रष्टाचारी हैं जो सत्तासीन पार्टियों के नीतियों का विरोध करते हैं? मैं तो कहता हूं कि सत्ता में बैठे 80% लोग भ्रष्टाचारी और रिश्वत खाने वाले हैं, खुला रिश्वत लेते हैं। जहां तक राज्य सरकार की नियुक्तियां हैं, राज्य सरकार की नियुक्तियां तो बिना रिश्वत के होती ही नहीं है। आपको छोटे छोटे पदों पर नियुक्ति के लिए 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए की आवश्यकता होती है, जबकि आप उसके योग्य होते हैं। आप अपनी योग्यता सिद्ध कर देते हैं, उसके बाद आपको उतना रिश्वत देना पड़ता है, और नहीं तो आपको नियुक्ति प्रक्रिया से कोई ना कोई आरोप लगाकर वंचित कर दिया जाता है। दोस्तों, आज समाज की इन कुरीतियों से लड़ने की आवश्यकता है। आज एक बार आर्थिक आंदोलन की आवश्यकता है। आज देश को आर्थिक आरक्षण की आवश्यकता है, न कि जातियों के खंडों में बांट बांट कर उस आरक्षित वर्ग के पूंजीपति धनी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है। गरीब किस जाति में नहीं है? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियों में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं। जब संपूर्ण देश के लिए एक कानून की बात आती है तो क्यों ना यह भी एक कानून बनाया जाता है संपूर्ण देश के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए? क्यों ना यह कानून बनाया जाता है सबको समान बच्चे उत्पन्न करने के लिए? दोस्तों, यह जो आर्थिक विषमता है उसको भी दूर करना साधारण बात नहीं है। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं,
एक राम और श्याम, राम को 1 संतान, श्याम को 4 संतान। अब बोलिए, श्याम की जो संपत्ति थी वह 4 भागों में विभक्त हो गई और राम की संपत्ति 1 भाग में ही रह गई। तो स्वाभाविक है कि लैंड तो राम के उत्तराधिकारियों के पास होगा, लेकिन धन श्याम के उत्तराधिकारियों के पास होगा, क्योंकि वहां काम करने के लिए 4 हैंड है, 4 हाथ है, चारों सेल्फ अपनी अपनी कमाई अर्जित करेंगे और यह जो राम के उत्तराधिकारी है वह भी तो अकेले ही अर्जित करेंगे। तो दोस्तों, आर्थिक विषमता को दूर करना भी एक कठिन कार्य है, लेकिन सरकार वोट की राजनीति के लिए बहुत तरह के नियम लेकर आती है। उस बिल का उद्देश्य जनता को लाभ प्रदान करना नहीं होता है, उस सारे बिलों का उद्देश्य होता है सिर्फ सत्ता पर काबिज रहना, इसलिए कि सत्ताधारी दल के लोग इस 10 साल की सरकार में जो जो भ्रष्टाचार किए हैं, जहां ईडी और सीबीआई नहीं पहुंच सकती है, तो उसको छुपाने के लिए अधिक से अधिक चुनावों में धन, बल, दाम, दंड, भेद का इस्तेमाल करके और सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। खास करके मैं सहारा इंडिया के संबंध में कहना चाहूंगा कि यह जो सहारा का साम्राज्य है, इसको कौन संरक्षण दे रहा है? क्या बाहर से कुछ शक्ति आ रही है? आखिर इस सहारा के जो डायरेक्टर हैं वे भारत में ही रहते हैं। देश के सरकार में रहने वाले विशिष्ट मंत्रियों से सहारा प्रबंधकों की मुलाकात होती है, लेकिन वहीं जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो पुलिस से मुलाकात नहीं होती है। उनको स्थानीय सरकार द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रोटेक्शन दे दिया जाता है, जिससे उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है। दोस्तों, खास करके मैं सहारा निवेशकों को कहना चाहूंगा कि समय है अभी हमारे पास, और 26 फरवरी को जो महाआंदोलन की तैयारी की गई है, अपने जितने भी परिचित सहारा के निवेशक हो, एक एक को 26 जनवरी को जिला मुख्यालय में चलकर अपनी भुगतान की मांग के लिए प्रेरित करे। आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है, सरकारें आंदोलन से ही झुकती है। ब्रिटेनिया हुकूमत भी आंदोलन से ही झुकी थी, कांग्रेस सरकार भी आंदोलन से ही झुकी थी। आज एक बार बीजेपी के सरकार को झुकाने की आवश्यकता है, नहीं तो जो गतिविधि है, लगता है कि 10 साल तो बीत ही गए, 10 से 11 साल, 10 साल क्या, कितनी पीढ़ियां गुजर जाएंगी, फिर भी भुगतान नहीं हो पाएगा। यूट्यूब पर बहुत सारी बातें आती हैं, मैं भी सुनता हूं, मैं भी यूट्यूब पर अपनी बातें रखता हूं, लेकिन दोस्तों, मैं हर बातों का एक जवाब कहूंगा, हर विश्लेषणों का
आज सुप्रीम कोर्ट में केस है, आज हाई कोर्ट के केस का डेट है, एनसीएलटी है, उपभोक्ता फॉर्म है। अगर वे सारे अपीलीय प्राधिकार है, अगर वे सारे के सारे अपने आप में सक्षम होते ही तो क्या अभी तक भुगतान रुका होता?